गुड मॉर्निंग क्लास 12th। देखिए लेसन चल रहा था हम लोगों का पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक, इसमें गद्य साहित्य। तो इसमें जो क्वेश्चंस जो बुक में लिखे थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब देखिएगा इसमें इम्पॉर्टेंट जैसे क्वेश्चंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं पाठ्य पुस्तक के जो होते हैं आवाज़ के साथ में, जैसे क्वेश्चन है कहानी के किस किस मोड़ पर लुप्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आई, क्या क्या परिवर्तन आई। तो देखिएगा 9 वर्ष की अल्प आयु में ही लुप्टन के सिर से माँ बाप का साया उड़ गया। उसकी सास ने ही उसका पालन पोषण किया और वह साधारण जीवन जी रहा था। चांद सिंह नामक प्रसिद्ध पहलवान को उसने चित्त करके वह एक विशेष बन गया, मतलब स्पेशल उसका आ गया। राजा का आश्रय प्राप्त होने पर उसके शाही जीवन की शुरुआत हो गई। राजा आश्रय प्राप्त होने पर उसके शाही जीवन की शुरुआत हुई। वह 15 वर्षों तक बेफिक्री का जीवन जिया। जब तक उसको राजा का आश्रय प्राप्त होता रहा तब तक तो वो आराम से जिया। फिर उसके बाद फिर जब राजा का निधन हो गया तो राजा का निधन होने के बाद में उसके बुरे दिन शुरू हो गए। नीच जाति से उच्च जाति का सम्मान प्राप्त कर रहे लुप्टन पहलवान को बच्चों की मजदूरी पर निर्वाह करना पड़ा और उसे अपनी खुराक के अनुरूप जो था उसे भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। और जीवन के तीसरा पड़ाव जो होता है वृद्धावस्था, जीवन के तीसरे पड़ाव और वृद्धावस्था पर भी उसे बेहाली का जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो कहानी के किस किस मोड़ पर लुप्टन के जीवन में परिवर्तन आई, समझा गया। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या है कि लुप्टन के क्या क्या परिवर्तन आए, हो गया। देखिए गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बाद लुप्टन पहलवान जो था ढोल क्यों बजाया जाता था। मतलब गांव में महामारी फैले और अपने बेटों के देहांत के बाद में और उसके बेटों का भी देहांत हो गया तभी भी वो ढोल क्यों बजाता था। तो लुप्टन ने कुश्ती के दांव पेच किसी उस्ताद से नहीं सीखे थे। वह कुश्ती करते समय उसे संघर्ष की प्रेरणा मिलती थी। नहीं मतलब गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत पर वह लुप्टन ढोल क्यों बजाता था। तो ये देखिएगा कि लुप्टन पहलवान जो था का ढोल की आवाज़ के साथ में उसका बहुत गहरा रिश्ता था। आवाज़ जो थी जो ढोल की जो आवाज़ थी उसकी नसों में सनसनी फैला देती थी और उसे उत्तेजित करती थी। उसमें मतलब जीवंतता मतलब होता है, उसमें एक प्रकार का साहस भर देती थी काम करने के प्रति। इस प्रकार जीवित रहने के लिए भी उसे ढोल की बहुत आवश्यकता थी। वह भी समझता था कि ढोल न केवल उसे बल्कि औरों को भी उत्साह देता है। वह सन्नाटे में जिंदगी के होने का एहसास बढ़ता है। इस कारण महामारी के दौरान भी वह ढोल बजाता रहा। अपने बेटों की मृत्यु के बावजूद भी उसने सन्नाटे को तोड़ने के लिए जीवन में उत्साह को भरने के लिए वह ढोल बजाया करता था। मतलब जीवन में उत्साह का संचार हो जाए, जीवन में उत्साह का संचार करने के लिए और सन्नाटा जो था मतलब चारों तरफ जो नीरवता छाई रहती थी उसको दूर करने के लिए वह ढोल बजाया करता था। अब देखिए ढोल की जो आवाज़ थी, ढोल की आवाज़ पर पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो ढोलक की आवाज़ जो थी, रात का सन्नाटा जो था, ढोल की आवाज़ जब चलती थी तो रात का सन्नाटा और लोगों का भय जो होता है मतलब एकांत स्थान पर रहने का, वो भय जो था कम हो जाया करता था। और महामारी से पीड़ित अधमरे से लोगों की नसों में एक उत्तेजना फैल जाती थी। बच्चे बूढ़े और जवान जो थे दंगल का दृश्य देखने के लिए नाचने लगते थे। और यद्यपि मरने वाले जो रोगी थे मौत से बच नहीं पाते थे, किंतु उन्हें जीते जी मौत का भय सताना उनको सांत्वना दिया करते थे।
मतलब मौत का भय जो था उनको सांत्वना देता था जब ढोल बजता था, और वे आराम से मर सकते थे। इस प्रकार से ढोल की आवाज़ जो थी उनके जीवन को, ढोल की जो आवाज़ थी उनके जीवन के कष्ट को कम करने में सहायक थी, जो ढोल की जो आवाज़ होती है। तो महामारी फैलने के बाद, कहते हैं महामारी फैलने के बाद सूर्योस्त और सूर्यास्त में के क्या गुण मिलते थे। एक तरीके से समझिए इसका हम मतलब एक तरीके से हमें आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद के जो सूर्यास्त के पहले का और बाद के जो नज़ारे जो थे उनका अलग अलग मतलब बिल्कुल भिन्न होते थे। सूर्योदय के पश्चात दिन भर गांव में चहल पहल मची रहती थी। गांव में सारा दिन हर जगह चहल पहल मची रहती है। चाहे बीमार लोग हाहाकार करते थे, मतलब रुदन मचाते थे, रोया करते थे, किंतु फिर भी उनके चेहरों पर एक चमक रहती थी। वे सुबह होते ही खांसते कराहते अपने प्रियजनों के पास उन्हें जाकर के सांत्वना दिया करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन जो था असहाय बना रहता था। कहते दिन में जो व्यक्ति होते हैं, कहते हैं महामारी और नज़ारे भिन्न, सूर्योदय होता था तो चारों तरफ मतलब चहल पहल शुरू हो जाती थी। लेकिन बीमार लोग जो थे, महामारी से जो ग्रस्त लोग थे, वो भी मतलब खांसते और कराहते रहते थे, हाहाकार करते थे, रोया करते थे, किंतु उनके चेहरे पर फिर भी कुछ चमक रहती थी क्योंकि दिन था। और सुबह होते ही वे खांसते कराहते जो उनके अपने प्रियजन थे उनको सांत्वना दिया करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन जो था एक तरीके से उत्साहमय था। और उसके बाद में जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त में महामारी मतलब सूर्योदय के पश्चात सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाया करते थे क्योंकि रात हो गई है। तब वे चूं भी नहीं करते थे, कहीं से कोई भी जरा सी भी आवाज़ नहीं आती थी, मानो उनके बोलने की शक्ति समाप्त हो गई है। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ते पुत्र को भी, माताएं जो थीं अपने दम तोड़ते पुत्र को भी, क्या माँ अपने दम तोड़ते पुत्र को भी बेटा नहीं कह पाती थी। ठीक है ना। तो कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों का राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए? तो कहते हैं पहले कुश्ती जो था, कुश्ती करना या दंगल में भाग लेना लोगों का और राजाओं का एक प्रिय शौक हुआ करता था। राजा और जो अन्य लोग थे या और जो पहलवान लोग थे उनको उन्हें विशेष सम्मान भी दिया जाता था। आज पहलवानों को तो ना तो उतना सम्मान मिलता है। कहते हैं ऐसी स्थिति इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है इसकी। तो कहते हैं कि नंबर क्वेश्चन 1 है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? मतलब पहले राजाओं का कुश्ती कराना या दंगल कराना उनका प्रिय शौक हुआ करता था। राजा और अन्य लोग जो थे पहलवानों को विशेष सम्मान दिया करते थे, लेकिन ऐसी स्थिति आज क्यों नहीं है? तो कहते हैं आज पहलवानों को ना तो उतना सम्मान मिलता है, आज पहलवानों को ना तो उतना सम्मान दिया जाता है और ना ही कोई दंगल आयोजित होते हैं। कारण क्या है कि अब पहले की तरह राजा लोग नहीं रहे। पहले राजा लोग रहते थे, पहले की तरह राजा लोग नहीं रहे और दूसरे मनोरंजन के अनेक साधन, खाली दंगल ही नहीं, मनोरंजन के अनेक साधन जो हैं प्रचलित हो गए हैं। और अब कुश्ती का जो स्थान है घुड़दौड़ ने, क्रिकेट ने, फुटबॉल ने और हॉकी ने आज इन खेलों ने ले लिया है। कुश्ती का स्थान जो है आज घोड़ों की दौड़ होती है, साइकिल दौड़ होती है ना, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होती है और हॉकी होता है, हॉकी आदि खेलों ने ले लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? किन खेल? कहते हैं कुश्ती और दंगल की जगह अब अनेक खेल आ गए हैं, जैसे होता है क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल होता है, टेनिस होता है। इन खेलों ने उनकी मतलब जगह ले ली है। किसकी? कुश्ती और दंगल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए
हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। कहते हैं कुश्ती को ऊपरी से खेल बनाने के लिए हम ग्रामीण स्तर पर पंचायत के माध्यम से, ग्रामीण स्तर पर पंचायत के माध्यम से अखाड़े तैयार किए जाएं, अखाड़े तैयार किए जाएं। जनपद से लेकर, कहते हैं जनपद से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवानों को, जनपद से लेकर मतलब अपने गांव से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे राष्ट्र के स्तर तक के लोग पहलवानों को सरकार की ओर से इतनी धनराशि दी जाए जिससे कि वे अपना कम से कम जीवन यापन कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। और यह राशि कोई सरकारी नौकरी दे करके देनी सरल नहीं है। मतलब सरकार जो उनको नौकरी दे, मतलब इतना पैसा दे दे कि उनका कि जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें, अपना पेट भर सकें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवानों को सरकार की वो धनराशि दी जाए। लेकिन सरकारी नौकरी देना आजकल ज़माने में कोई सरल उपाय नहीं है। तो कहते हैं सेना, रेलवे, बैंक आदि में पहलवानों को सेवा से में लेकर के कुश्ती को बढ़ावा जो है दिया जा सकता है। सेना में, रेलवे में, बैंक आदि में पहलवानों को सेवा में लेकर के कुश्ती को बढ़ावा दिया जा सकता है। बस हम लोग यही प्रयास कर सकते हैं। अब देखिएगा आता है कि आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूट करके यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता, आकाश से टूट करके यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता, पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाया करती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिला करके हंस पड़ते थे। तो लेखक जो है अमावस की रात में, अमावस की जब रात होती है तो चमकते और टूटते तारों की रोशनी पर लेखक अमावस की रात में चमकते और टूटते हुए तारों की रोशनी पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि महामारी से पीड़ित लोगों की दुर्दशा पर, से पीड़ित लोगों की दुर्दशा पर भावुक होकर के एक तारा जो थे आकाश से टूट गया और सांत्वना देने के लिए वो क्या किया, उसने सांत्वना देने के लिए वो पृथ्वी की ओर दौड़ा। परंतु वो बेचारा का क्या करे, वह इतनी दूर है कि उसकी ज्योति और शक्ति जो थी वह इतनी दूर था कि उसकी रोशनी और उसकी शक्ति जो रास्ते में ही चुक गई, समाप्त हो गई। और अन्य तारे जो थे उसके टूटे हुए और चमकीले तारों को असफल देख करके और उसकी भावुकता देख करके हंसने लगे। आशय क्या है, आकाश से कहीं तारे जो थे टूट कर गिर रहे थे और कहीं चमकते हुए स्थिर खड़े हुए थे। ठीक है ना। क्या मतलब, लेखक अमावस की रात में चमकते और टूटते तारों की रोशनी पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि महामारी से पीड़ित लोगों की दुर्दशा देख करके एक भावुक तारा जो था आकाश से टूटा और सांत्वना देने के लिए वो पृथ्वी की ओर दौड़ा। लेकिन पृथ्वी की ओर दौड़ते समय उसकी शक्ति जो थी और शक्ति रास्ते में ही उसकी पूरी चुक गई। अन्य तारे जो थे उस टूटे हुए और चमकीले तारे को असफल देख करके उसकी भावुकता पर हंसने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आकाश में कहीं तारे टूट करके गिर रहे थे और कहीं चमकते हुए तारे जो थे स्थिर खड़े थे। ठीक, देखिए पाठ में आए अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। वो अंश चुनिए। तो जैसे अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। यहाँ रेखांकित का मानवीकरण हुआ है अंधेरी रात का और निस्तब्धता का मानवीकरण हुआ है। तो आशय यह है कि जाड़े की अंधकारमयी रात में, आशय क्या है, आशय यह है कि जाड़े की अंधकारमयी रात में पड़ती हुई ओस, जाड़े की अंधकारमयी रात में पड़ती हुई ओस की बूंदें, जाड़े की मतलब अंधकारमयी रात्रि में जो ओस की बूंदें पड़ी, ओस की जो बूंदें पड़ रही थी वो आंसू प्रतीत होते थे। वातावरण में ऐसी शांति थी, वातावरण में ऐसी शांति थी कि
आह या वेदना की अभिव्यक्ति भी बाहर नहीं आ रही थी। मतलब जो लोग हाय हाय सिसकियाँ ले लेकर रो रहे थे, उनकी एक आवाज़ भी नहीं अंदर आ रही थी। और यहाँ तक कि मलेरिया और हैजे से पीड़ित जो गांव जो था एकदम सन्न और शांत था। और यहाँ तक कि समझिए माँ जो थी अपने बेटे को, माँ जो थी अपने पुत्र को बेटा भी नहीं कह पा रही थी। मतलब इतनी भयावह रात थी, इतना भयावह मतलब था। तो पाठ में अंधेरी रात और निस्तब्धता। अंधेरी रात में मतलब अंधकारमयी रात में पड़ती हुई ओस की बूंदें, पड़ती हुई ओस, रात्रि के अंधकार में पड़ती हुई ओस की बूंद जो थी रात्रि के आंसू प्रतीत होते थे। और वातावरण में ऐसी शांति थी कि आह या वेदना की अभिव्यक्ति भी बाहर नहीं आ रही थी। और माँ जो थी अपने पुत्र को बेटा भी नहीं कह पा रही थी। ठीक, अब देखिएगा पाठ में हैजा और मलेरिया। पाठ में हैजा और मलेरिया से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। ऐसे में आप किसी ऐसी स्थिति का, आपद स्थिति की कल्पना करें जहाँ मतलब आपदा आ जाए, महामारी आई हुई है। कल्पना करें और लिखें आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। कहते हैं पाठ में हैजा और मलेरिया से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। ठीक ऐसी ही आपदा एक बार डेंगू बुखार से आई थी। आजकल तो कोरोना से भी आई है ना, आजकल तो कोरोना से भी आई है। तो इसके लिए मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अखिल भारतीय संस्थान के आयुर्वेदिक जो संस्थान है उनके चिकित्सक जो थे वो भी डेंगू की चपेट में आ गए, डेंगू की और कोविड की चपेट में आ गए और वो भी उनसे डरने लगे। तो अतः कल्पना नहीं आती कि वास्तविक स्थिति सामने आने पर इसका सामना किस प्रकार से किया जाएगा। और फिर भी लेकिन मैं भी बचाव दल का सदस्य बन करके मैं निम्नलिखित कार्य करूँगा। कहते हैं जब कोविड आया, अभी कोविड आया था, कोविड में क्या हो गया, हज़ारों अस्पताल, कितने सारे अस्पताल कोविड बना दिए गए, सरकारी अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल में चेंज कर दिया गया। लोगों ने उनकी कैसे बताया गया, वो उन्होंने वहाँ की स्वच्छता अभियान में मदद की है ना। और वहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर देते थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ पर कोविड में बहुत पहुँचा दिए गए। और यदि डेंगू हुआ था तो डेंगू से बचने की जानकारी देने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। और गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई। और हमारे जो हैं मुख्यमंत्री जी योगी, उन्होंने जगह जगह पर बच्चों मतलब जब काम कुछ रहा नहीं, रोजगार कुछ नहीं रहा, तो सब लोग अपने अपने घरों की ओर भाग चले। मतलब कोविड की वजह से तो रास्ते में कई लोग तो मर गए। और उन्होंने क्या किया, मतलब पूरा भोजन की पूरी व्यवस्था करवाई, पूरे लंगर लगवाए, मतलब उन्होंने और भंडारे करवाए। और इतना भंडारा दिया गया, बहुत भंडारा बटा गया। और लोगों ने सहायता करने, आपदा से सहायता हेतु अपने घरों में भी खाना बनवा करके लोगों को भेंट दिया। हम इसी प्रकार से हम इनकी मतलब सहायता कर सकते हैं। और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था भी चल रही है। आज करके कोविड में वैक्सीन के इंजेक्शन भी फ्री लग रहे हैं, निःशुल्क लगवाए जा रहे हैं। तो ऐसी आपदा कि कैसे सामना करेंगे, उसको ऐसे ही सामना करना पड़ेगा कि मतलब हॉस्पिटल बनवाए जाएं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जाएं। और जिन लोगों के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जो योगी जी जो हैं, उन्होंने भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कराई, उन्होंने हर जगह जगह पर भंडारे लगवाए थे। तो इसी प्रकार से हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए लिखा है ढोलक की थाप जो बजती है, थाप मतलब जो उसकी ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भर देती थी। संजीवनी शक्ति मतलब लोगों में जीने का उत्साह भर देती थी। तो कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी हम चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कला और जीवन का अटूट संबंध होता है। कला और जीवन का अटूट संबंध होता है। संगीत व काव्य की श्रेष्ठता स्वीकार है। कवियों ने मरते हुए निराश वीरों में वीरता का कवियों ने मरते हुए निराश वीरों में वीरता का संचार किया है। वीर गाथा काल का समस्त साहित्य जो है इसी प्रकार का है। अपनी अलग
वयस्क रानी के प्रति आसक्त जो मिर्जा जो थे, मिर्जा राजा जयसिंह को बिहारी के एक दोहे ने ही जगा दिया। मतलब काव्य में बोला था ना उन्होंने कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर नहीं, बिहारी जी के दोहे में लिखा है, नहीं बिहारी जी के दोहे में आया हुआ है, देखिएगा हम बताते हैं आपको, एक मिनट जाइए। बिहारी जी का जो दोहा है उसमें दिया हुआ है, देखिएगा। बिहारी जी के दोहे में लिखा हुआ है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, लिखा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल।